हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन ओनली रिवीजन एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल टारगेट रिवीजन। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग एच.एल.वी. डेरोजियो का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम जो कि द हार्प ऑफ इंडिया को बहुत ही इजी और सिंपल वे में स्टडी करेंगे। सो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो यह पोएम का टाइटल द हार्प ऑफ इंडिया है, इसमें पोएट हार्प यानी वीणा को भारत की कला, साहित्य और काव्य परंपरा का सिंबल मानते हैं यानी प्रतीक मानते हैं। और हार्प जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गिटार की तरह ही स्ट्रिंग्स होते हैं, यानी गिटार की तरह ही इसमें तारें होती हैं जिससे बहुत ही मेलोडियस साउंड्स निकलती है। और इसका जो कंपेयर है पोएट जो प्राचीन भारत से करते हैं कि किस प्रकार से प्राचीन समय में जो इंडिया का जो ग्लोरी था सेम इसी के तरह था कि इसकी जिस प्रकार से इसके स्ट्रिंग्स से जो मेलोडियस यानी जो मधुर संगीत या फिर आवाज़ें निकलती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे ब्रिटिश रूल से पहले भारत में यहाँ पे इसी प्रकार से सब चीज़ से संपूर्ण था यह मेरा भारत। और उसे आज से कंपेयर करते हैं यह किस प्रकार से आज इसके वीणा के यानी इस हार्प के स्ट्रिंग के टूटे हुए ये तारों की तरह ही आज हमारा भारत बिखर चुका है। इससे इस पोएम के माध्यम से हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो व्यक्त करते हैं। सो चलिए सबसे पहले इस पोएम द हार्प ऑफ इंडिया को लाइन बाय लाइन इजी लैंग्वेज में एनालिसिस करने से पहले हार्प ऑफ इंडिया के राइटर हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के बायोग्राफी को भी साथ ही स्टडी करते हुए चलते हैं। सो फर्स्ट ही वॉज बोर्न इन 1809 एंड ही वॉज डाइड इन 1831 ओनली एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। एंड हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो वॉज अ हेडमास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज कोलकाता। और एच.एल.वी. डेरोजियो जो कि हिंदू कॉलेज कोलकाता के हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक भी थे। एंड हिज स्टूडेंट्स केम टू बी नोन एज यंग बंगाल, और इनके छात्रों को यंग बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, और ये फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट हैं मॉडर्न इंडिया के। और यदि मैं इनके वर्क जो कि द हार्प ऑफ इंडिया की बात करें तो यह वर्क द हार्प ऑफ इंडिया इनके पोइट्री कलेक्शन पोएम्स का एक पार्ट है जिसका पब्लिकेशन 1827 में है। और यदि आप इनके बायोग्राफी के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो से पहले एक और वीडियो अपलोड कर रखा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वह सेशन है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको ब्रीफ में केवल बता दिया एच.एल.वी. डेरोजियो के बारे में कि ये पॉइंट्स हैं, बट उसमें मैं इनके बारे में ऑल डिटेल्स पॉइंट्स उसमें हम कवर किए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाकर के उसे आप लोग कवर जरूर ही कर लीजिएगा। वह केवल 10 मिनट्स का एक सेशन है, उसे एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आपसे मिस नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। सो यदि हम इनके पोएम द हार्प ऑफ इंडिया की बात करें तो जो इनका पोएम द हार्प ऑफ इंडिया है यह डिपिक्ट्स करता है द ग्लोरी ऑफ इंडिया, इंडिया के ग्लोरी को बिफोर द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया के ग्लोरी को, इंडिया के वैभव को, भारत के वैभव को यह चित्रित करता है यह पोएम द हार्प ऑफ इंडिया। और यह लिखा गया है पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। एंड यदि इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसका राइमिंग स्कीम है AB AB BA BC DC DC BB। यह जो है ट्रेडिशनल सोनेट से काफ़ी डिफरेंट है। ट्रेडिशनल जो मॉडर्न ट्रेडिशनल सोनेट्स हैं उसके राइमिंग स्कीम से यह बहुत ही डिफरेंट है, इसीलिए थोड़ा यह आपको विचित्र लग रहा होगा। एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया यह पोएम द हार्प ऑफ इंडिया यह पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में लिखा गया है एच.एल.वी. डेरोजियो के द्वारा। एंड पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में 2 पार्ट्स में इसके स्टैंजास डिवाइडेड होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो कि ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव यानी 8 लाइन कंसिस्ट करता है। एंड सेकंड जो कि सेस्टेट होता है, यानी जिसमें 6 लाइन कंसिस्ट होते हैं। एंड ऑक्टेव शोज द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडियाज कल्चर, और जो ऑक्टेव लाइन है वह इस पोएम में दिखाता है इंडिया के पास्ट ग्लोरी को। और जो सेस्टेट है वह शोज अ होप दैट द पास्ट ग्लोरी ऑफ द पोएट्री विल कम अगेन। और नेक्स्ट जो लाइन है सेस्टेट वह दिखाता है कि फिर से वह जो पास्ट ग्लोरी है वह फिर से क्या आएगा। तो ये आशा करते हैं सेस्टेट में, यानी 6 लाइन में, लास्ट के जो 6 लाइन में पोएट एच.एल.वी. डेरोजियो ये होप यानी ये आशा करते हैं कि यह फिर से यह क्या होगा, तो वह समय फिर से आएगा कि जिस प्रकार से यह जो मेलोडियस सॉन्ग प्राचीन समय में हार्प से निकलता था उसी प्रकार से फिर से वह समय आएगा कि जब पोएट्री में या पोएट्स के द्वारा हमारे इंडिया कल्चर
फिर से क्या होगी, तो उत्कृष्ट होगी। एंड अब नेक्स्ट यदि हम बात करें, अगर हम पोएम को एनालिसिस करने से पहले, हम लोग इसके लाइन बाय लाइन स्टडी करने से पहले इस पोएम के थीम को यानी इसके विषय को थोड़ा ब्रीफ में मैं बता देना चाहता हूँ, जिससे पोएम को लाइन बाय लाइन स्टडी करने में बहुत ही आसान होगा। सो चलिए पहले इसके थीम को बता देते हैं, फिर इसके पोएम के लाइन बाय लाइन को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि हेनरी डरेजो की जो यह पोएम यहाँ पे जो यह दे रखा है, यह पोएम भारत की सांस्कृतिक स्थिति को बहुत ही सुंदर प्रतीक के माध्यम से यानी बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबल के थ्रू यह डिपिक्ट करती है। यह पोएम जो यहाँ पे दे रखा है एच.एल.पी. डरेजो के द्वारा, और इसमें कवि हार्प यानी वीणा को भारत की कला, साहित्य और काव्य परंपरा का प्रतीक मानते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। और पोएट ने यह भी बताया है कि प्राचीन समय में भारत बहुत महान था और यहाँ की कला, संस्कृति और साहित्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उस समय यह हार्प यानी यह वीणा बहुत ही मधुर ध्वनि निकालती थी, यानी बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग्स यह प्रोड्यूस करती थी यह हार्प। और अर्थात देश में यह रचनात्मक और प्रतिभा अपने चरम पर थी प्राचीन समय में, यानी इसकी क्रिएटिविटी और इसकी अगर टैलेंट की बात करें इंडिया की, तो यह चरम पे थी। लेकिन वर्तमान समय में वही हार्प जो टूटी हुई पड़ी हुई है, इस पोएम के माध्यम से डिपिक्ट्स करते हैं कौन, तो एच.एल.पी. डरेजियो। एंड इसका अर्थ यह है कि अब भारत अपनी पुरानी महिमा को खो चुका है। विदेशी शासन और लापरवाही के कारण देश की सांस्कृतिक धरोहर कमजोर हो गई है। इस स्थिति को देखकर कवि बहुत दुखी होते हैं, और फिर भी कवि पूरी तरह निराश नहीं है। वे आशा करते हैं कि कोई फिर से इस हार्प को बजाएगा और भारत की खोई हुई महानता को फिर से वापस लाएगा, और वह स्वयं भी इस कार्य को करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इस पोएम के माध्यम से इस थीम को डिपिक्ट्स किए हैं। अब चलिए इस पोएम के लाइन बाय लाइन को स्टडी करते हैं और उसके मीनिंग्स को समझते हैं। एंड सो नेक्स्ट, वाई हैंगेस्ट दाउ लोनली ऑन योन विदर्ड बाउ। इट मीन्स, पोएट कहते हैं हार्प से कि तू उस सूखी डाली पे, विदर्ड यानी मुरझाया हुआ या फिर सूखा हुआ, वो यानी पेड़ की डाली, लोनली यानी अकेला, और हैंगेस्ट यानी लटका हुआ। यानी पोएट कहते हैं हार्प से कि तू उस सूखी डाली पे अकेला क्यों लटका हुआ है। अनस्ट्रॉन्ग फॉर एवर मस्ट दाउ देयर रिमेन। इट मीन्स, तू हमेशा के लिए वहीं पड़ा रहेगा क्या। एंड दाई म्यूजिक वंस वाज स्वीट हु हियर्स इट नाउ। और एक समय था जब तुम्हारी संगीत कभी मधुर थी, अब उसे कौन सुनता है। हु हियर्स इट नाउ, अब उसे कौन सुनता है। एंड वाई दोथ द ब्रिज साई ओवर द इन वेन। वेन इट मीन्स बेकार, साई यानी आहें भरना, एंड ब्रिज यानी हवा, यानी हवा तेरे ऊपर से बेकार ही क्यों वहाँ से सिसक यानी आहें भर रही है। यानी पोएट इस लाइंस के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एंशिएंट टाइम में जो यह हार्प थी, इससे जो हवा जब इससे पास होती थी, वाइंड जब इसके थ्रू जब बहती थी इसके माध्यम से, तो इसमें बहुत सारे मेलोडियस साउंड इससे प्रोड्यूस होते थे, बहुत अच्छे मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होते थे। बट अभी जो है वर्तमान में, अभी के समय में इस हार्प के जितने भी स्ट्रिंग्स हैं ये टूट चुके हैं, इसके तारे बिखर चुकी है, टूट चुकी है, जिसके वजह से इससे जब वाइंड जब पास हो रही है तो यह क्या तो साई यानी यह कराह रही है, यह क्या तो सिसक रही है, इससे कोई भी मेलोडियस साउंड नहीं निकल पा रहा है। यही हालत आज हमारे भारत की हो चुकी है। एंड साइलेंस हैथ बाउंड दी विद हर फेटल चैन। इट मीन्स साइलेंस यानी मौन, बॉन्ड यानी बांधा हुआ, एंड फेटल यानी घातक, जानलेवा, चैन यानी जंजीर। इट मीन्स मौन ने तुझे अपनी घातक जंजीरों से बांध रखा है। एंड नेग्लेक्टेड, म्यूट एंड डेजोलेट दाउ आर्ट। इट मीन्स नेग्लेक्टेड यानी उपेक्षित, म्यूट यानी मूक, एंड डेजोलेट यानी निर्जन हो गया है। लाइक र्यूंड मोन्यूमेंट, र्यूंड यानी बर्बाद, खंडर, मोन्यूमेंट यानी स्मारक की तरह। ऑन डिजर्ट प्लेन, कहाँ तो रेगिस्तानी मैदान में। यह जो है हार्प के लिए इस लाइन को यूज किए हैं, किसके सापेक्ष, मतलब किसके लिए, तो इस भारत देश के लिए। यह जो है एक र्यूंड मोन्यूमेंट की तरह हो गया है एक रेगिस्तानी मैदान में। किसे कहते हैं, तो यह इंडिया को इससे रिप्रेजेंट करते हैं।
कौन तो पोएट कि यह जो है यह अंग्रेजी शासन के बाद जो हमारा भारत है वह एक रूइंड मोन्यूमेंट हो करके रह गया है। एंड नेक्स्ट, ओ मैनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन। इट मीन्स यानी कई हाथ जो कि मुझसे कई ज़्यादा लायक थे, यानी मैंने जो पोएट्री लिखी है उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर पोएट्रीज जिन लोगों ने लिखी। एंड वंस दाई हारमोनियस चॉर्ड्स टू स्वीटनेस गेव। इट मीन्स एक समय था जब तुम्हारे मधुर स्वरों ने उन्हें संगीतमय बना दिया था। एंड मेनी अ रेथ ऑफ देम डिड फेम इंटवाइन ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिंस्ट्रल ग्रेप्स। मिंस्ट्रल यानी सिंगर या पोएट, एंड ग्रेव यानी कि उनके कब्र। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एक समय था जब तुम्हारे मधुर स्वरों ने उन्हें संगीतमय बना दिया था और यश ने उनके लिए अनेक क्या तो एंटवाइन, फेम एंटवाइन ऑफ फ्लावर्स, उनके लिए अनेक पुष्पमालाएं बनाई थी, उन फूलों की जो आज भी उस गायक की समाधि पर ब्लूमिंग, स्टिल ब्लूमिंग यानी आज भी उस गायक की समाधि पर खिले हुए हैं। एंड दोज हैंड्स आर कोल्ड बट इफ दाई नोट्स डिवाइन। इट मीन्स पर अगर तुम्हें दिव्य स्वरों अभी भी सुशोभित है तो मे बी बाई मोटल वीकेंड वंस अगेन हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक दी स्ट्रेन। इट मीन्स कि हे मेरे देश की बीना, मे बी बाई मोटल वीकेंड वंस अगेन, यानी हे मेरे देश की बीना शायद किसी नश्वर प्राणी द्वारा एक बार फिर जागृत होकर मुझे धुन बजाने दो। लेट मी स्ट्राइक दी स्ट्रेन, मुझे धुन बजाने दो कि मैं फिर से क्या हूँ तो जागृत हूँ। यानी पोएट जो है इस पोएम के थ्रू यह भी दिखाते हैं कि किस प्रकार जो एंशिएंट टाइम में जो हमारी जो संस्कृति थी या जो भी हमारी जो कला थी या फिर साहित्यिक जो भी थी हमारी जो पोएट्री या फिर पोएट्स जो थे जो की रचना करते थे और पूरे विश्व प्रसिद्ध थे, वे फिर से क्या हो तो जागृत हो जाए, फिर से इनमें खुद में इनकी इच्छा है कि मैं अपने पोएम्स के माध्यम से लोगों को क्या दूं तो प्रेरणा दूं कि वे फिर से इस देश को वैसा बनाएं, उस रूइंड मोन्यूमेंट को मतलब उसे जो बर्बाद हुए जो खंडर की तरह जो यह हार्प है उसे ख़त्म कर उसे फिर से नया जो उसमें स्ट्रिंग दे, उसमें फिर से जान दे, उसमें मतलब वह क्या हो तो जागृत हो। इस पोएम के थ्रू यही बताए हैं कि वह किस प्रकार से अपने पेट्रियोटिज्म को, अपने देशभक्ति को इस पोएम के माध्यम से हेनरी लुइस विवियन ड्रेजो रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से समझा। सो यदि आपको यह सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे चैनल टारगेट यूजीसी नेट विद नवनीत के साथ। सो मिलते हैं इसी प्रकार के फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।